चल निकाल पैसे, मेरी दारू खत्म हो गई है, मुझे बोतल लेनी है, चल। मेरी दोनों बच्चियों के कपड़े फट गए हैं, मैं उन्हें कपड़े तक नहीं दिलवा पा रही हूँ, और आप हैं कि आपको अपने पीने की पड़ी है। छी, कैसे बाप है आप, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं तुझसे पैसे मांग रहा हूँ और तू मुझे लेक्चर देने में लगी हुई है। तू ऐसे नहीं मानेगी। हाँ, रुक, तुझे अभी ठीक करता हूँ। हरीश ने बहुत सारी शराब पी रखी थी। वो गुस्से में चूल्हे के पास रखा एक बड़ा सा बर्तन उठाता है और उससे भावना के सर पर वार कर देता है, जिससे भावना के सर से खून निकलने लगता है। फिर गुस्से में हरीश वहाँ से चला जाता है। फिर भावना अपने सर का खून साफ करके एक कपड़े का कतरन अपने सर पर बांध लेती है, जिसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों के फटे हुए कपड़े सिलने लगती है। शाम को भावना अपनी दोनों बेटियों को खाना परोसती है। क्या माँ, आज फिर से रोटी जामुन की सब्जी के साथ ही खानी पड़ेगी? हाँ माँ, हमें कब से दूसरी सब्जी खाने का मन है, आप कभी तो दूसरी सब्जी बना दो ना माँ। बच्चों, आजकल मेरा काम थोड़ा मंदा चल रहा है और बाजार में सब्जी भी बहुत महंगी मिल रही है। वो तो हमारे आंगन में जामुन का पेड़ है, जिस कारण मैं तुम्हें इसकी सब्जी बनाकर खिला पाती हूँ। लेकिन माँ, अपने आंगन में ये जामुन का पेड़ आखिर आया कहाँ से? ये बात सुनकर भावना पुरानी यादों में खो जाती है। बेटी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। तेरे पास कुछ भी खाने को है तो इस बूढ़ी को दे दे बेटा। भावना 2 रोटी सब्जी के साथ अम्मा को खाने को देती है। मेरे पास तुझे देने के लिए इस जामुन के पौधे के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसे तू अपने आंगन में लगा लेना, एक दिन ये तेरे बहुत काम आएगा। भावना उस पौधे को अपने हाथ में पकड़कर देख ही रही होती है कि पलक झपकते ही वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से गायब हो जाती हैं। फिर भावना उस जामुन के पेड़ को अपने आंगन में लगा लेती है। बेटी, अगर आज हमारे पास ये जामुन का पेड़ नहीं होता तो हम क्या खाते? ये सुनकर दोनों बहनें चुप हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, इतनी देर हो गई, ये दोनों अभी तक घर नहीं लौटी, आखिर कहाँ रह गयी? भावना उन दोनों को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर घर के पीछे पत्ते खेल रही अपनी दोनों बेटियों पर जाती है। चल अब जल्दी से पत्ते फेंक, और ये देख मैं जीत गई। ये देखकर भावना को बहुत गुस्सा आता है। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? तुम दोनों का बाप कम था क्या, जब तुम दोनों भी पत्ते खेल रही हो? चलो यहाँ से, लगता है मुझे किसी भी तरह पैसे जोड़कर इनको स्कूल भेजना ही पड़ेगा। लेकिन इनके स्कूल की ड्रेस, किताबें, फीस, इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। देखिए, मुझे मेरी माँ ने आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि आप बहुत अलग अलग तरह का सुंदर डिजाइन वाला लहंगा बना सकती हैं। ये लहंगा मैं आपको बहुत ही भरोसे के साथ बनाने के लिए दे रही हूँ। ये लहंगा पूरे 1 लाख रुपए का है और इसे सिलने के लिए मैं आपको 10,000 रुपए दूंगी। लेकिन हाँ, इसे बहुत ही ध्यान से बनाइएगा। अगर इस लहंगे में कोई भी दिक्कत आई तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। बोलो, मंजूर है? 10,000 सुनते ही भावना ने झट से हाँ कर दी। अब वो दिन रात एक करके पूरी मेहनत से उस लहंगे को सिलने बैठ गई। 4 दिन के अंदर ही उसने पूरा लहंगा बनाकर तैयार कर लिया। इतना सुंदर लहंगा देखकर उन दोनों बहनों ने कहा, माँ, आप तो कितना अच्छा लहंगा बना लेती हो। आप हम दोनों के लिए भी ऐसा लहंगा बना दो ना। हाँ माँ, आप बना दो ना हमारे लिए। अच्छा ठीक है बच्चों, इस लहंगे को सिलने से जो पैसे मिलेंगे उनसे घर का राशन भरवाने, तुम्हारे लिए स्कूल की किताबें, ड्रेस लेने के बाद फिर जो पैसे बचेंगे उससे मैं तुम दोनों के लिए बाजार से कपड़ा लाकर लहंगा सिल दूंगी। लेकिन शराब के नशे में धुत हरीश वो सारी बातें सुन लेता है। तभी वो लड़की वहाँ पर आती है और भावना से अपना लहंगा लेकर बदले में पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी हरीश भावना से वो पैसे छीनकर ले जाता है। भावना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हरीश उसकी एक नहीं सुनता।
वो पैसे मुझे दे दीजिए, उनसे मुझे अपनी बेटियों का एडमिशन करवाना है, उनके लिए लहंगे बनाने के लिए कपड़ा लाना है। हरीश उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। भावना थक हार कर उस जामुन के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी उस पेड़ से एक जामुन आकर उसकी गोद में गिरता है। मैं एक जादुई जामुन हूँ जो कई दिनों से तुम्हारे दुखों को देख रहा है। मेरे इन जामुनों से तुम अपनी बेटियों के लिए लहंगे बनाकर तैयार कर सकती हो। वो ना तो कभी फटेगा और ना ही खराब होगा और ना ही इस पेड़ से ये जामुन कभी खत्म होंगे। इतना कहते ही उसके सामने जामुनों का ढेर लग जाता है। फिर भावना पेड़ के नीचे सिलाई मशीन लाकर उसकी छांव में ही बैठकर अपनी दोनों बेटियों के लिए जामुन के लहंगे बनाकर तैयार कर लेती है, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। फिर अपनी दोनों बेटियों को पहनाती है। उन जामुन के लहंगों को देखकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और खुशी से आंगन में झूम रही होती हैं। सड़क किनारे से गुजर रहे लोगों की नजर जब उनके जामुन से बने लहंगों पर जाती है तो वो भी भावना के पास ऑर्डर देने आने लगते हैं और एडवांस के तौर पर उसे पैसे दे जाते हैं। हरीश फिर से जैसे ही भावना से पैसे छीनने आता है तभी जादुई जामुन का पेड़ उसे बहुत मारता है। ये देखकर हरीश डर जाता है। तभी जादुई पेड़ कहता है, बहुत परेशान कर लिया तुमने अपनी पत्नी और बच्चों को, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, इन्हें कुछ मत करो, ये जैसे भी है मेरे पति हैं। भावना, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, लेकिन इन सब के बाद भी तुम मेरे बारे में सोच रही हो। सचमुच तुम बहुत अच्छी हो, मुझे माफ कर दो। और जादुई पेड़, तुम भी मुझे माफ कर दो। अब मैं अपने परिवार को कोई दुख नहीं दूंगा और हमेशा के लिए शराब छोड़ दूंगा। उस दिन के बाद से हरीश शराब छोड़ देता है और वो कुछ ही दिनों में काफी अमीर हो जाते हैं। फिर वो सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। पवन। ये बन गई मेरी रील। अब मैं करूँगी इसे अपलोड और बन जाऊंगी रील्स क्वीन और उसके बाद बनाऊंगी गुलाबी साड़ी वाली रील। चलो अब जल्दी से माँ का ये शादी का लहंगा उतार देती हूँ, नहीं तो माँ फिर से मुझे चिल्लाएंगी। आरुषि ये सब बोल ही रही थी कि तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, अरे ये क्या, तूने अब मेरा लहंगा निकाल लिया। जब देखो कभी साड़ी तो कभी लहंगा निकाल कर रील बनाती रहती है। चल अब जल्दी से इसे उतार कर वापस रख दे, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। अरे माँ, आपको नहीं पता आजकल नया अशोक का ट्रेंड चल रहा है, उसमें सभी लोग दुल्हन की तरह तैयार होकर रील बनाते हैं, तो इसीलिए मैंने आपका लहंगा पहना। बस यही रील बनाकर फोन के आगे 10 तरह के मुंह बनाने आते हैं, लेकिन एक कप चाय तक बनानी नहीं आती तुझे। तेरी शक्ल देखकर तेरे ससुराल वाले अपना पेट भरेंगे क्या? अरे माँ क्या हुआ, खाना बनाने के लिए एक नौकरानी भी तो आ सकती है ना। अरे शर्म कर ले, शादी है 2 दिन में तेरी, तुझे तो खाना भी तक बनाना नहीं आता। चल मेरे साथ, तुझे खाना बनाना सिखाऊं। और हाँ रुक जरा, कुछ है तेरे लिए। ये ले पकड़ अपने शादी का लहंगा, अब इसे संभाल कर रख दे। अरे वाह माँ, मेरा लहंगा आ गया। ये तो वही लहंगा है जिसे पहनने के लिए मैं कब से बेकर आ थी। आखिरकार आपने मेरे लिए लहंगा बनवा ही लिया। अब एक स्पेशल सीरियल इस पर भी बनाऊंगी। अरे नालायक, अभी से मत पहनना ये लहंगा, अभी से खराब हो जाएगा। नहीं तो ये तेरी शादी के लिए है ना कि रील बनाने के लिए? अरे माँ, आपने वो गाना सुना नहीं है क्या? ये मेरा लहंगा बड़ा है महंगा, इसे न हाथ लगा। तभी गहना लहंगा बदलवा कर आरुषि को पकड़कर उसे किचन में लाती है और कहती है, जब देखो तब ड्रामे करती रहती है। चल अब चुपचाप से खाना बना और रील वील का चक्कर छोड़ दे, समझी? नहीं, मुझे नहीं सीखना माँ। चल दाल बना और उसमें हल्का सा नमक और हल्दी डाल। तभी आरुषि दाल में नमक और हल्दी डालती है और गैस पर रख देती है। माँ, मैंने दाल रख दी। अब कुछ देर में 2-3 सीटियाँ आएंगी और ये दाल पक जाएगी। चल अब मैं कपड़े धोने के लिए जा रही हूँ। इतना बोलकर गहना वहाँ से चली जाती है और आरुषि मन ही मन कहती है, 10-15 मिनट में तो एक सीटी आएगी, क्यों ना तब तक मैं अपना लहंगा पहनकर एक रील बना लूं।
हाँ, ये सही रहेगा, माँ को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा कहकर आरुषि अपना नया लहंगा पहनकर रील बनाने लगती है। पागल करते तुझे मोरनीशी चाल, गुलाबी साड़ी आणि लाली लाल लाल। यह आरुषि गाने पर नाच ही रही थी कि तभी उसकी माँ उसे आवाज देती है। हे भगवान, सारी दाल जला दी, किचन में तो है ही नहीं, फिर कहाँ चली गई? ये सुनकर आरुषि के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो डर जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया मुझसे? मैं तो दाल के बारे में एकदम भूल ही गई थी और दाल जल गई। अब तो माँ मुझे छोड़ेंगी नहीं। आरुषि डर की वजह से जल्दी जल्दी किचन में जाने लगती है कि तभी किसी चीज में उसका लहंगा फंस जाता है और वो गिर जाती है। फंसने की वजह से वो लहंगा भी फट जाता है। गई भैंस पानी में, अब इस दाल की वजह से मेरा लहंगा भी फट गया। अब तो माँ मुझे और भी ज्यादा सुनाएंगी। शादी में अब बस 2 दिन बचे हैं, लेकिन सच में मुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं। मर गई अब तो मैं, माँ मुझे अब तो बहुत मारेंगी। ये सब सोचकर आरुषि वही डर से कांप रही थी कि तभी वहाँ पर आरुषि की माँ आ जाती है और आरुषि को सुनाने लगती है। लेकिन आरुषि का फटा हुआ लहंगा देखकर वो उस पर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। बस इसी की ही तो कमी थी, 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास तुझे कोई चीज दिलाने के लिए। अब तो इसी लहंगे में शादी करना। आरुषि की माँ काफी देर तक उसे सुनाती रहती है, जिससे आरुषि टेंशन में आ जाती है और फिर वो अपने लहंगे को सही करवाने के लिए चली जाती है कि तभी वो रास्ते में देखती है कि सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही है जो कि अंधी है और उसके सामने से एक गाड़ी आ रही है। वो औरत उससे टकराने ही वाली होती है कि तभी आरुषि दौड़कर आती है और उस औरत को बचा लेती है और गाड़ी आगे चली जाती है। दादी जी, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? अभी आपका कार से एक्सीडेंट हो जाता। अरे नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करूँ, अंधी हूँ ना बेटा, तो कुछ पता ही नहीं होता। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ और तो नहीं है बेटा, लेकिन ये लो, तुम ये रख लो। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत आरुषि को एक थैला दे देती है। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे बेटी, तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। इतना बोलकर वो बुढ़िया वहाँ से चली जाती है और आरुषि वो थैला लेकर आगे चली जाती है कि तभी वो कुछ सोचती है। अरे पर उस बूढ़ी अम्मा को कैसे पता कि मेरी शादी होने वाली है? उसके बाद जब आरुषि उस दिशा में जाती है जहाँ वो बुढ़िया गई थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर आरुषि घर पर वापस आ जाती है। जब वो उस थैले में देखती है तो उसे थैले में अपने लहंगे जैसा ही एक लहंगा मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो औरत पक्का कोई भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता या भगवान होंगे, तभी उन्हें मेरी शादी के बारे में पता था और उसने सेम टू सेम मुझे मेरे वाला लहंगा ही दे दिया। उसके बाद आरुषि की शादी हो जाती है। फिर जब आरुषि आकाश के साथ अपने ससुराल जाती है तो उसके लहंगे से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे भाभी, आप लहंगे में सोने के सिक्के लटका कर आई थी क्या, जो आपके लहंगे से सोने के सिक्के गिर रही हैं? आरुषि अपनी ननद को कोई भी जवाब नहीं देती। फिर जैसे ही वो एक और कदम रखती है तो उसके लहंगे से और भी सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ये देखकर आकाश कहता है, आरुषि, मैं जानता हूँ कि तुम्हें लहंगे का बहुत शौक है। कहीं तुमने अपने लहंगे में सोने के सिक्के तो नहीं लगवा दिए जो एक एक करके ये गिर रहे हैं? अरे नहीं आकाश, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं ये कहाँ से गिर रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, लगता है कि हमारे घर में लक्ष्मी प्रकट हुई है, जिसके हर कदम से सोने के सिक्के बरस रहे हैं। ये सब देखकर आरुषि सोच में पड़ जाती है और मन ही मन कहती है, ये क्या हो रहा है? कहीं ये सब इस लहंगे की वजह से तो नहीं है? लगता है ये लहंगा जादुई है, इसीलिए ये सब हो रहा है। अरे हमारी बहू ने तो आते ही हमें अमीर बना दिया। मेरी बहू से कोई भी काम नहीं करवाएगा। मेरी बहू एकदम से रानी बन के रहेगी। ये सब सुनकर आरुषि मन ही मन कहती है,
मैं तो उससे बिल्कुल ही बच गई, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। इस लहंगे ने तो कमाल ही कर दिया। अब मुझे कभी भी खाना नहीं बनाना पड़ेगा। फिर आरुषि अपनी सास से कहती है, ठीक है माँ जी। अरे वाह मेरी जान, तूने तो आते ही सबका दिल जीत लिया। तुम्हें तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। अरे रानी तो मैं खुद की वजह से बनकर रहूंगी। अरे शादी तो मुझसे ही करी है ना। अरे अब लड़ना बंद करो और अपने कमरे में जाओ। फिर क्या, उस दिन के बाद से आरुषि अपने पति और जादुई लहंगे के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। क्या भाई, तू 2 लड़कियों से एक साथ शादी करने वाला है क्या? हाँ यार, करूँगा। अरे तुझे अजीब नहीं लग रहा? अजीब का क्या है भाई, 2 लड़कियाँ मुझसे शादी करना चाहती हैं। ये तो सुनहरा मौका है मेरे लिए। हाँ तेरे मजे है भाई। हाँ 2 जुड़वा बहनों से शादी करने जा रहा है, बस थोड़ा संभल कर रहना। रोहन मन ही मन बहुत खुश था। 2 जुड़वा बहनों से जो उसकी शादी होने वाली थी, उसके मन में तो लड्डू फूट रहा था। लेकिन 2 जुड़वा बहनों के साथ घर में जो जंग होने वाली थी, उसके बारे में तो रोहन को पता ही नहीं था। रोहन के पास ये मौका अचानक से आ गया था। रोहन की माँ 1 साल पहले ही गुजर चुकी थी। मरने से पहले उसकी माँ ने बस उससे एक ही बात कही थी, बेटा अब तक तो मैं तेरा ख्याल रखती थी, लेकिन मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा? जल्दी से शादी कर लेना बेटा, बहू आकर तेरा ख्याल रखेगी। लेकिन रोहन को कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। उधर आशा और निशा भी इसी बात से परेशान थी। उन्हें भी कोई लड़का पसंद ही नहीं आ रहा था। आशा और निशा 2 जुड़वा बहनें थी। बचपन से ही दोनों एक दूसरे से जलती थी। आशा को एक लड़का पसंद आया तो निशा ने कहा, वो लड़का तो मुझे भी पसंद है, मैं भी उसी से शादी करना चाहती हूँ। हाँ ऐसे कैसे? पहले मैंने उसे पसंद किया है। झगड़ा करने के बाद दोनों ने उस लड़के से ही पूछा, अच्छा तुम ही बताओ, हम दोनों में से किससे शादी करना चाहते हो? सोचकर बताना। उस लड़के ने कहा, मैं तो तुम दोनों में से किसी से भी शादी कर लूँगा। दोनों तो दिखने में सेम टू सेम हो। ये सुनकर आशा और निशा ने उस लड़के को ही वहाँ से भगा दिया। उसके बाद रोहन को किसी ने ये बात बताई कि 2 जुड़वा लड़कियाँ शादी के लिए लड़का ढूंढ रही हैं। रोहन आशा और निशा के घर गया और हर बार की तरह इस बार भी दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़का मुझे पसंद है, नहीं ये मुझे पसंद है, इससे मैं शादी कर लूंगी, नहीं इससे मैं शादी करूंगी। आशा और निशा सुंदर थी। रोहन को दोनों ही पसंद आई थी, इसलिए रोहन ने कहा, अरे रुको रुको, झगड़ा मत करो, तुम दोनों ही कर लो मुझसे शादी। वैसे भी मेरे घर में और कोई है नहीं, मैं अकेला ही रहता हूँ। घर में तो जगह ही जगह है। ये बात आशा और निशा को पसंद आई और शादी तय हो गई। रोहन के दोस्तों ने ये सुनने के बाद उसे संभल कर रहने के लिए कहा, लेकिन रोहन के मन में तो तब लड्डू फूट रहे थे। कुछ ही दिनों में उसने आशा और निशा से शादी कर ली और दोनों बीवियों को लेकर घर आ गया। आज से यही तुम दोनों का घर है, अब यहाँ आराम से रहो। लेकिन मेरा कमरा कौन सा है? वो तुम्हारे लेफ्ट में जो कमरा है वो वाला, और मेरा? तुम्हारे दाहिने ओर जो कमरा है वो वाला। निशा का कमरा मुझसे बड़ा क्यों है? मुझे बड़ा वाला कमरा चाहिए। कहाँ बड़ा है, दोनों सेम साइज के कमरे हैं। मुझे तो आशा का कमरा बड़ा लग रहा है। एक काम करो रोहन, मेजरिंग टेप लेकर आओ और कमरों का नाप लो। रोहन मेजरिंग टेप लाया और उसने दोनों कमरों का नाप लिया। निशा का कमरा आशा के कमरे से ½ फुट बड़ा निकला और उस कमरे को लेकर दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई। तू हमेशा अच्छी चीजें ले लेती है, बड़ा वाला कमरा मुझे दे। अच्छा तू ऐसे ही हमेशा मुझसे सब कुछ छीन लेती है, ये मेरा कमरा है, चल बाहर निकल। कुछ ही देर में दोनों का झगड़ा मारपीट में बदल गया। ये देखकर रोहन दोनों को रोकने के लिए आगे बढ़ा। अरे अरे क्या कर रही हो तुम दोनों, रुक जाओ। पहले दिन ससुराल आकर कोई मार पीट करता है क्या? अरे रुक जाओ। रोहन रोकने के लिए गया और 2 थप्पड़ उसे ही पड़ गए। रोहन वहाँ दोनों बहनों को छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। अरे ये क्या मुश्किल हो गई, हे भगवान मुझे बचा ले। कुछ देर बाद मारपीट रुक गई तो रोहन ने दोनों से खाना बनाने के लिए कहा,
लेकिन ये सुनते ही फिर से दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। निशा, तू खाना बना ले। हाँ, मैं क्यों बनाऊं? तू बना ले। झगड़ा रोकने के लिए रोहन ने कहा। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, मैं बना लेता हूँ खाना। लेकिन फिर भी दोनों के बीच चिकन के साइज को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। आशा का चिकन बड़ा है। हाँ तो मैं तुझसे अच्छी हूँ, इसलिए मुझे बड़ा चिकन मिला है। मुझे भी बड़ा चिकन चाहिए। एक के बाद एक झगड़ा होता रहा। रोहन परेशान हो गया। ऊपर से दोनों दिखने में एक जैसी थी, इसीलिए कौन निशा है और कौन आशा ये समझ ही नहीं आता था। रोहन आशा के पास जाकर कह देता था, निशा, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। आशा गुस्सा हो जाती थी और रोहन निशा के पास जाकर कह देता था, आशा, तुमने कल अच्छा खाना बनाया था। ये सुनकर निशा गुस्सा हो जाती थी। इसी तरह रोजमर्रा के झगड़े से रोहन परेशान हो गया। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया। सोचा था एक बहन खाना बनाएगी और एक बहन मेरा सर दबाएगी, कितना मजा आएगा, लेकिन ये तो उल्टा मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा है। और एक दिन दोनों बहनों के बीच में झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक कटोरी रोहन के सर पर लग गया और सर से खून निकलने लगा। तब जाकर रोहन को जोरों का गुस्सा आया। बस बहुत हो गया, ऐसी बीवी होने से अच्छा है कि मैं सिंगल ही रहूं। तुम दोनों अभी के अभी बाहर निकलो। रोहन ने उन दोनों को बाहर निकाल दिया और अगले ही दिन दोनों को डिवोर्स दे दिया। दो जुड़वा बहनों से एक साथ शादी करके उसका शादी से ही भरोसा उठ गया और फिर पूरी जिंदगी वो सिंगल ही रह गया। रोहन ने कभी शादी नहीं की और दोस्त यारों के सहारे खुशी खुशी जिंदगी गुजार दी।